हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आज हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हमने इसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, पालमपुर गांव की कहानी और संसाधन के रूप में लोग। आज हम डिस्कस करेंगे इसका 3rd चैप्टर, पुवर्टी अ चैलेंज। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में सोचते हैं कि वो निर्धन है। वे गाँवों में भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। मतलब गाँवों में वो लोग भी हो सकते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, और शहरों में जो झुग्गियों में रहते हैं वो भी हो सकते हैं। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी। वे चित्रों से उठाए गए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता को देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन यानी कि 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। यह चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। मतलब भारत में पुवर्टी बहुत ज़्यादा है। हर चौथा व्यक्ति जो है वो निर्धन है भारत में। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले निर्धनता के दो विशिष्ट मामले हैं, शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता। मतलब निर्धनता मतलब शहर में गरीबी कैसी और ग्राम में कैसी। शहरी निर्धनता शहरी निर्धनता यानी कि पोवर्टी वह स्थिति है जिसमें शहरों में रहने वाले लोग गरीबी की मार झेलते हैं। इसमें वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण भोजन, आवास और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई होती है। मतलब शहर में अगर आपको भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा नहीं मिल रही है, इसका मतलब आप सिटी जो है शहरों की पॉवर्टी में रह रहे हैं। यह एक बहुआयामी समस्या है जिसके कारण भीड़ भाड़, अस्वच्छता, बेरोजगारी, बुनियादी सुविधाओं की अपर्याप्त पहुंच होती है। शहरों में भीड़ भाड़ तो एक आम सी बात हो गई है आजकल। अस्वच्छता भी बहुत होती है क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उतनी ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती है, और जैसे प्लास्टिक वगैरह का कचरा वहाँ पे काफ़ी देखने को मिलता है। बेरोजगारी, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही बेरोजगारी होगी अगर उन्हें काम ना मिले तो, लेकिन वो काम चाहते हैं। बुनियादी सुविधाओं की अपर्याप्त पहुंच, तो ये तो होती है शहरी निर्धनता। फिर है ग्रामीण निर्धनता। ग्रामीण निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जहां ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, आवास और स्वास्थ्य सेवा की कमी का सामना करते हैं। इसके मुख्य कारणों में सीमित रोजगार के अवसर, भूमिहीनता, अपर्याप्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं और संसाधनों तक पहुंच शामिल है। ग्रामीण निर्धनता से पीड़ित लोग अक्सर कर्ज में डूबे रहते हैं और बाल श्रम जैसी समस्याओं से प्रभावित होते हैं। गाँव में स्वास्थ्य की सुविधाएं आजकल तो अवेलेबल हो गई हैं, पहले बिल्कुल नहीं होती थी। इसके साथ ही रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। भूमिहीनता तो आम सी बात है गाँवों में। इसके साथ ही अपर्याप्त शिक्षा और संसाधनों तक सीमित पहुंच। ग्रामीण जनता में कर्ज लेते हैं लोग अपने कृषि वगैरह के लिए, और इसके साथ ही बाल श्रम या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी जैसी समस्याएं भी देखी जाती हैं। निर्धनता से संबंध मुद्दे क्या हैं? भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता, खराब या स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम या असहायता। ये कुछ मुद्दे हैं जो निर्धनता में आते हैं, जो निर्धनता से इंटरलिंक्ड हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी या आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या फिर बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता, स्वच्छ जल या स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है, रोजगार की भी कमी होती है और न्यूनतम शालीनता स्तर का भी अभाव होता है। उनका लाइफस्टाइल जो है वो भी अच्छे से वो नहीं जी पाते। अंततः इसका अर्थ असहायता की भावना के साथ जीना होता है। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। आपने देखा होगा कि जो लोग पुवर्टी में जीते हैं उनके साथ जो रिच लोग हैं वो अच्छा बिहेव नहीं करते, मोस्टली नहीं, बट कुछ चांसेस में तो उनको इन सभी जगहों पर दुर्व्यवहार होता है उनके साथ। स्पष्ट है कि निर्धनता में जीना कोई भी नहीं चाहता। कोई भी नहीं चाहता कि वो पुअर हो, कोई भी नहीं चाहता कि वो पुअर हो। सबको चाहिए कि उनके पास मनी हो, उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की चुनौतियों में से एक रहा है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी और निर्धनता बहुत ज़्यादा थी। तब भारत के लिए पॉवर्टी से निपटना एक बहुत बड़ी समस्या थी। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। महात्मा गांधी की ये लाइन्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि भारत तभी स्वतंत्र होगा जब भारत में गरीबी नहीं होगी, मानवीय व्यथा नहीं होगी। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है?
सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक पुवर्टी के लिए सामान्यतः यूजली यूज किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। पहले सिर्फ आय और उपभोग होता था, लेकिन अब उसके अंदर स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोजगार और साफ पानी, ये सबको भी शामिल कर लिया गया है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण बहुत सामान्य होता जा रहा है। सामाजिक अपवर्जन क्या है? सामाजिक अपवर्जन इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थों में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों है, एक रीजन भी है और परिणाम भी है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या उन समूह उन सुविधाओं और लाभों से व अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे करते हैं, मतलब उनसे वो वंचित रह जाते हैं। सामाजिक अपवर्जन ये है कि वो वंचित रह जाते हैं, दूसरे आसपास के लोगों के लाइफस्टाइल जैसा वो जीते हैं उनसे वो वंचित रह जाते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों पर अपवर्जित यानी कि वंचित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि इससे कहीं अधिक क्षति पहुंचाता है। मतलब जब लोग सामाजिक रूप से वंचित हो जाते हैं तो उन्हें और भी ज़्यादा परेशानियां होती हैं, सिर्फ आय पर प्रभाव नहीं डालता है। असुरक्षा निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे पिछड़ी जाति के सदस्य है, व्यक्तियों जैसे विधवा और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना होती है, उसको जताता है। मतलब असुरक्षा की भावना में पोवर्टी हो सकती है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों में होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। असुरक्षा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में भी हो सकती है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, फिर चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की संभावना निरूपण ही असुरक्षा है। मतलब कि कोई भी ये आपने कहते सुना होगा अपने फैमिली मेंबर्स को कि कुछ भी हो पर बुरा समय ना आए, क्योंकि बुरा समय जो है वो बहुत सारे परिणाम लाता है साथ में। निर्धनता हो सकती है, असुरक्षा की भावना हो सकती है, सामाजिक अपवर्जन हो सकता है। इसीलिए निर्धनता रेखा क्या है? पॉवर्टी लाइन। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग आदि स्तरों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के लिए दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। सपोज कीजिए हमने 100 किसी इंसान का प्रतिदिन का खर्च 100 रुपये निकाला, लेकिन अगर वो इससे भी कम कमा पा रहा है तो फिर आय इससे भी कम है उसकी, 100 रुपये से भी कम उसके डेली खर्च के लिए, इसका मतलब वो गरीब है, मतलब उसके न्यूनतम स्तर से भी नीचे चला गया है। तो ये होती है पॉवर्टी लाइन, जहाँ एक फिक्स कर दिया जाता है नंबर कि इससे अगर नीचे जाएंगे उनकी इनकम तो वो पुअर होंगे, और इसीलिए गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस भी तय करती है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों में विभिन्न देशों में भिन्न है। मतलब कि जो पॉइंट होता है कि इससे नीचे के लोग पुअर होंगे, उसके लिए हर देश में और हर समय में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि महंगाई के साथ भी उसको कनेक्ट करके देखा जाता है। ऐसा हो कि कोई चीज़ 200 रुपये की मिल रही है, महंगाई तो इतनी ज़्यादा है लेकिन इनकम 100 रुपये फिक्स की है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको इन्फ्लेशन के साथ भी कनेक्ट करके देखा जाता है। तो अलग अलग देशों में और अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग होती है। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है।
उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। अमेरिका में जिस इंसान के पास कार नहीं है उसको पुअर माना जाता है, लेकिन इंडिया में जिसके पास कार है इसका मतलब वो अमीर है, उनके पास पैसे हैं काफ़ी। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। मतलब भारत में बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स, बहुत सारे आयाम देखे जाते हैं, जैसे कि फूड, कपड़े, जूते, ईंधन और प्रकाश, शैक्षणिक और चिकित्सा सुविधाएं। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। आयु, लिंग और काम करने की प्रकृति के आधार पर कैलोरी भी चेंज हो सकती है, मतलब कैलोरी भी अलग अलग हो सकती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी होनी चाहिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और शहरों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है शहरों की तुलना। अनाज आदि के रूप में कैलोरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है, चेंजेस लाए जाते हैं उसमें। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर यानी कि मोस्टली हर 5 वर्षों में प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा कराए जाते हैं। NSSO जो है वो निर्धनता रेखा का आकलन करता है। तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। मतलब विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक अलग मानक का प्रयोग करते हैं। इसके अकॉर्डिंग $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर, इस हिसाब से सबका जो रेटा होता है वो अलग अलग होता है। भारत में निर्धनता अनुसूचित जाति में 43%, मतलब इस वर्ग में प्रति पुरुष में निर्धनता की संख्या। अनुसूचित जाति भारतीय निर्धनता अनुपात औसत अनियत कृषि श्रमिक और अनियत गैर कृषि श्रमिक। असुरक्षित समूह निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। इस प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक सुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं। निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है। ये वो पीछे जो हमने चार्ट देखा था भी उसकी एक्सप्लेनेशन है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। हाल के वर्षों में अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति के परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूहों अनुसूचित जाति, ग्रामीण श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। इनमें पॉवर्टी कम हुई है। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों की आय में भी असमानता होती है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। सभी संदर्भों में महिलाओं, वृद्ध और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। महिलाओं और बच्चियों को यहाँ पे और वृद्ध लोगों को मेंशन किया गया है, यानी कि उन्हें भी उपलब्ध संसाधनों से वंचित किया जाता है। अंतर्राज्यीय सीमाएं, अंतर्राज्यीय असमानताएं। भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। पहले राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता कम करने की सफलता की दर विभिन्न राज्यों में भी अलग अलग है। मतलब अलग अलग स्टेट ने अपने अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाकर निर्धनता को कम करने की कोशिश की है, इसलिए उनका अनुपात भी अलग अलग है कि कौन सी योजना या पहल कितनी सक्सेसफुली हुई है उस पर डिपेंड करता है कि पॉवर्टी कितनी कम हुई है। 2011-12 में निर्धनता का भारत में अनुपात 22% है, लेकिन मध्य प्रदेश, असम,
उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। बिहार और ओडिशा में क्रमशः 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता में गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा में जो हरित क्रांति हुई थी उससे उच्च कृषि दर हुई थी, उससे वो सक्सेसफुल रही है और उससे पॉवर्टी कम हुई है। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है, जैसे जापान ने। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधारों से निर्धनता कम हुई है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण करके सुधार करके ऐसा हो सकता है। अभी केरल जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी से भी बाहर हो गया, ये करंट न्यूज थी। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विभिन्न देशों में आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार जो है उनमें रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 में 36% से गिरकर 10% हो गया है 2015 में। वैश्विक निर्धनता में गिरावट हुई है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में विशेषतः पॉवर्टी में कमी आई है। चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में। चीन में निर्धनों की संख्या कम हुई है। दक्षिण एशिया के देशों में जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में निर्धनता की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र रही है, बहुत ज़्यादा तीव्र रही है, मतलब 34% से सीधा 16.2% हो गई है। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी कमी आई है। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। ये है पुअर्टी। भारत में चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात। सबसे कम पुअर्टी है केरल में। प्रतिदिन $1.9 पर जीवन यापन करने वाले लोग। क्षेत्रानुसार निर्धनों की संख्या। निर्धनता के कारण क्या हैं? भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का, मतलब ब्रिटिश लोगों ने उन्होंने काफ़ी शोषण किया था भारतीयों का। हर हर चीज़ जो है टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स टैक्स टैक्स, और मोस्टली जो इनकम थी किसानों की वो टैक्स पे चली जाती थी। और आपको पता है कि आज़ादी से पहले और इवन आज़ादी के बाद तक भी भारत की मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो कृषि पर निर्भर थी, लेकिन कृषि की जो आय होती थी वो तो चली जाती थी सारी टैक्स में। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स को नष्ट कर दिया, और जो भारत के छोटे मोटे उद्योग होते थे, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती थी, विनिर्माण भारत का, वो भी उन्होंने नष्ट कर दिया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि भी गिरी। जो आय की वृद्धि दर थी वो भी कम हुई और रोजगार के अवसर भी घटे। इसके साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि हुई, उसके कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो गई। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों में असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही थी और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा भी नहीं मिल रहा था, उससे वो एक चक्र हो गया, चक्र बन गया पूरा। पॉवर्टी पॉपुलेशन, पॉवर्टी पॉपुलेशन। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इसका प्रभाव जो भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, लेकिन सभी लोगों के लिए रोजगार पर्याप्त नहीं था। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। मतलब कि शहर में गए नौकरी पाने के लिए, लेकिन वहाँ नौकरी नहीं मिली तो छोटे मोटे काम करने लगे। उसके साथ वो मतलब ज़्यादा उनको इनकम नहीं होती थी तो बड़े घर नहीं ले पाए, अच्छे मकान नहीं ले पाए, और शहर के बाहर झुग्गियों में रहने लगे। और ये इससे एक और नई समस्या खड़ी हो गई, जो कि नगरों के बाहर पोल्यूशन वगैरह या फिर काफ़ी भीड़ भाड़, और इस तरह के नगरों में एक नई समस्या खड़ी हो गई। तो ये ग्रामीण परिघटना का परिणाम रहा था। नगरीय क्षेत्र की एक विशेषता बन गई कि अब नगरों में भी पॉवर्टी होगी। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। इसका प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। भूमि जो थी वो पहले बहुत असमान रूप से वितरित थी, क्योंकि भारत के कुछ जमींदारों के पास या फिर साहूकारों के पास ही भूमि थी, बाकी सब उनके खेतों में काम करते थे।
उसके बाद सरकार ने, उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है आज़ादी के बाद लैंड रिफॉर्म्स लिए और भूमि वितरित की गई ताकि भूमि के असमान वितरण को रोका जा सके। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे पर नहीं निपट सके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। लैंड रिफॉर्म्स तो लिए गए लेकिन वो सही ढंग से कार्यान्वित नहीं किए गए, जिससे संसाधनों का असमान वितरण बना रहा। चूंकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है, इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था। मतलब अगर अच्छे से लैंड रिफॉर्म्स लिए जाते, उनको लागू किया जाता, क्रियान्वित किया जाता, तो शायद पुवर्टी से अच्छे से लड़ा जा सकता था। एक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उपयोगी उत्तरदायी हैं। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। आपने देखा होगा कि भारत में हर मंथ कोई ना कोई फेस्टिवल आया रहता है, उस पर काफ़ी खर्च हो जाता है। इसके साथ ही भारत में जो है मैरिजेस या फिर कोई और प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो उस पर काफ़ी खर्च करते हैं। बर्थडे पार्टीज वगैरह होगी, अब भी लोग बहुत खर्च करते हैं उन पर। तो ये सामाजिक कुछ दायित्व हैं, अनुष्ठान वगैरह कराना, इन पे काफ़ी पैसा खर्च हो जाता था। और कृषि के क्षेत्र में देखें तो छोटे किसान जो हैं, हाइब्रिड सीड्स वगैरह आ गए थे, उर्वरक, कीटनाशक, उनको लेने के लिए उन्हें ज़्यादा धनराशि की जरूरत पड़ती थी। और उस धनराशि से अगर इनकम नहीं होती थी तो वो कर्ज लेते थे, तो कर्ज चुका नहीं पाते थे और ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों बन गई। उन्होंने कृषि के लिए ऋण लिया, लेकिन कृषि में उत्पादन नहीं हुआ, जिसके कारण वो लोन नहीं चुका पाए और अभी वो लॉन्ग टर्म जो है ऋणग्रस्तता का शिकार हो गए और इसके कारण पुवर्टी आ गई धीरे धीरे। जब लॉन्ग टर्म तक ऋणग्रस्त हो जाते हैं तो वो पोवर्टी हो जाती है। अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। निर्धनता निरोधी उपाय क्या हो सकते हैं? निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी निर्धनता और विस्थापित लोगों को सेट करना। इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन निर्धनता जो है वो बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि देश की जो लगभग जनसंख्या थी वो कृषि पर निर्भर थी और कृषि के क्षेत्र में काफ़ी निर्धनता थी। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए स्पष्ट होता है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि यानी कि इनकम जब लोगों की ज़्यादा होगी तो मानव विकास में निवेश के संसाधन उपलब्ध होंगे। मतलब आपके पास अगर इनकम ज़्यादा है तो आप अपने बच्चों की या फिर फैमिली की एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, आप हेल्थ पे ध्यान देंगे, इससे आपके परिवार की स्थिति सुधरेगी और निर्धनता कम होगी। लेकिन अगर आपके पास इनकम ही नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कोई, तो फिर आप नहीं लड़ पाएंगे पुवर्टी से। तो सबसे पहला रीज़न है आर्थिक समृद्धि, जिससे मानव विकास होगा और पुवर्टी कम होगी। शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की इच्छा में लोगों ने अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसर निर्धन लोगों को प्रत्यक्ष लाभ ना दे सके, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बेनिफिट होता है निर्धन लोगों को भी। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा बहुत कम रही है। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है और उनकी इनकम कम होती है। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की आवश्यकता है। जहां शिक्षा में निवेश और स्वास्थ्य में निवेश से पॉवर्टी कम की जा सकती है, वहां करने की कोशिश की गई, लेकिन जहां वो भी आर्थिक समृद्धि भी काम ना करे, वहां कुछ निर्धनता निरोधी कार्यक्रम चलाए जाएं। जैसे कि ये ऐसी योजनाएं होती हैं जिनका उद्देश्य होता है प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से या फिर परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए जिनको बनाया जाता है। तो इनमें हम डिस्कस करेंगे जो आपने एनसीईआरटीज में दिए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी, रोजगार और कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। 100 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। मनरेगा मनरेगा इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना है, ताकि सूखा
वन कटाई, मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23%, 17% और 53% है। औसतन रोजगार वर्ष 2006-07 में 65 रुपये से बढ़कर 132 रुपये 2013-14 में कर दिया गया है मनरेगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इस तरह राज्य सरकारें भी राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा। मतलब अगर जो आवेदन किया है जिसने, उसको 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार नहीं प्रोवाइड कराया गया तो उसको दैनिक बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा, दैनिक बेरोजगार भत्ता। एक और अन्य महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में इसको लागू किया गया था। जब आप काम करोगे, गवर्नमेंट आपको कुछ काम देगी, आप काम करोगे, उसके बदले में आपको अनाज दिया जाएगा ताकि आप एटलीस्ट मेलन्यूट्रिशन का शिकार ना होवें। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है, जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इनका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्यों को फ्री खाद्यान्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वो वितरित कर सकें। एक बार NREGA लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज NFWP का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब इन दोनों को बाद में कनेक्ट कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उन्हें सहायता देना है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, शिक्षित होते हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी ग्रामीण और छोटे शहरों में, लेकिन फिर भी उन्हें रोजगार नहीं मिलता। तो ऐसे यूथ के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना, मतलब उनका कोई खुद का काम स्टार्टअप वगैरह शुरू करना या कोई छोटा व्यवसाय उद्योग स्थापित करना जिससे एटलीस्ट उन्हें कोई काम मिल जाए और वो रोजगार की श्रेणी में आने लगे। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसका आरंभ 1995 में किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे शहरों में रोजगार के अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। मतलब कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप उनकी हेल्प से इनको लोन वगैरह दिलवाकर या फिर कोई सरकारी सहायता करके निर्धनता रेखा से, पॉवर्टी लाइन से इनको ऊपर लाना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में आरंभ, अंतर्गत प्रारंभिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्य के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्यों को प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ और ग्रामीण आश्रय और पेयजल के लिए स्टेट्स को गवर्नमेंट जो है एक्स्ट्रा सहायता उपलब्ध कराएगी ताकि इन प्रॉब्लम से निपटा जा सके। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में इन कार्यक्रमों में मिले जुले परिणाम हुए हैं। उनके कम प्रभावी होने का मुख्य कारण उचित क्रियान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। हर बार जब भी कोई योजना या कोई पहल अनसक्सेसफुल होती है तो उसका सबसे पहला कारण होता है कि वो क्रियान्वित अच्छे से नहीं हुई है या फिर उसका लक्ष्य सही नहीं था। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी हैं। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लिए लाभ के उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए हैं। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया। मतलब अब निर्धनता के लिए योजनाएं तो बनाई जा रही हैं, लेकिन उसके साथ ही उनका पर्यवेक्षण यानी कि
कार्यान्वयन भी अच्छे से होना चाहिए, फिर ही पॉवर्टी से लड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप योजनाएं बनाते जाएं लेकिन उनका कार्यान्वयन अच्छे से ना हो, फिर वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और पॉवर्टी से नहीं लड़ा जाएगा। भावी चुनौतियां क्या हैं? भारत में निर्धनता में गिरावट तो हुई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत के लिए बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पॉवर्टी अलग है, शहरी क्षेत्रों में अलग है। और ग्रामीण क्षेत्रों में पॉवर्टी के जो लोग हैं, जो पॉवर्टी में जी रहे हैं, वो अलग हैं, इधर अलग हैं। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10-15 वर्षों में प्रगति होगी। उच्च आर्थिक समृद्धि मतलब इनकम बढ़ाना होगा। सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर। प्राइमरी एजुकेशन के लिए RTE लागू किया गया है ताकि सभी बच्चों को 8th क्लास तक, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, यानी कि 8th क्लास तक हो जाएंगे, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो वंचित ना रहें। जनसंख्या विकास में गिरावट। महिलाओं और समाज आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए बढ़ते सशक्तिकरण। महिलाओं और समाज के आर्थिक कमजोर वर्ग जैसे SC, ST, OBC और EWS, इनके लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं ताकि इनको भी बराबर लाया जा सके और इससे पॉवर्टी कम होगी आर्थिक कमजोर वर्गों की हेल्प करने से। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है, लेकिन एक न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में असमर्थ हों। इसका मतलब है कि अगर कोई सिर्फ फूड फूड जिसको मिल रहा है, जो भोजन जुटाने में समर्थ है, लेकिन क्या उसके पास शिक्षा है, घर है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं या फिर रोजगार है, आत्मविश्वास है, इसको भी पॉवर्टी में काउंट किया जाएगा। क्या वे जातियां लिंग आधारित भेदभावों से मुक्त हैं? बाल श्रम की प्रथा अभी भी प्रचलित है। विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। इसके लिए केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। अगले दशक तक सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार उपलब्ध करवाना होगा। लैंगिक समता, निर्धनों का सम्मान ऐसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे और इन्हें काम करना होगा। मतलब पॉवर्टी कम करने के लिए हमें किस किस पर काम करने की जरूरत है? आय, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता, निर्धनों का सम्मान करना, ये सब हमें फोकस करना होगा। तो इस चैप्टर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने देखा पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी के आयाम क्या क्या हैं, क्यों होती है पॉवर्टी, और इसके साथ ही कुछ योजनाएं देखी जो कि निर्धनता को कम करने के लिए चलाई गई है। इसके साथ ही हमने चुनौतियां भी देखी कि भावी चुनौतियां क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमने देखा कि योजनाओं को क्रियान्वित सही ढंग से नहीं किया गया है, जिसके कारण पॉवर्टी इतनी खास कम नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी लक्ष्य है स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा, सम्मान और आत्मविश्वास लाना और आय में वृद्धि करना। तो ये सभी हमारे अभी पॉइंट्स हैं, इन पे फोकस करना होगा, फिर ही पॉवर्टी कम होगी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।